हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ग्रुप डी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है और कुछ पॉइंट्स यहां पर मैं ऐसे डिस्कस करूंगा। आप यूट्यूब पर कितने भी वीडियोस देख लीजिए, देखिए जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं उनको एक्चुअल नॉलेज नहीं होती है, लेकिन जो वहां तक पहुंचा है, मैं ग्रुप डी में वहां तक पहुंचा हूं, मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। रियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो अभी बनाने का मतलब क्या है, अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कि एग्जाम डेट्स तक अनाउंस नहीं हुई है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो बना रहे हो। देखो, जो पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ना, वो आपके एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम के बाद आपको क्या क्या चीज़ें संभाल के रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी को रिक्वायर्ड होंगे, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। क्योंकि देखिए यहां पर जैसे आप लोगों ने देखा, एनटीपीसी का प्रोसेस चल रहा है बहुत ही फास्ट। आप लोगों ने देखा एग्जाम, आंसर की, रिजल्ट, फिर से जो है शेड्यूल, सारी चीज़ें बहुत फास्ट चल रही हैं। तो इसको देखते हुए ग्रुप डी अगर एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत स्पीडली चलेगा। उस स्पीड में आपको जो है डॉक्यूमेंट्स बनवाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको संभाल के रखने होते हैं, जो पिछली बार स्टूडेंट ने संभाल के नहीं रखे थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कतें आई थी। तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं डीवी में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी सभी वीडियो से बिल्कुल अलग रहेगा ये वीडियो। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट आपका चलेगा ग्रुप डी का जब भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके पीछे के काफी सारे रीजन है, आपको अच्छे से पता है। इलेक्शंस भी है, पहली वैकेंसी में बहुत डिले हो चुका है, इसलिए प्रोसेस चलेगा बहुत तेजी से। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो यार, अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है मॉक टेस्ट लास्ट मोमेंट पर लगाना कितना जरूरी होता है। अब आप लोगों ने जो है काफी सारी कंपनीज के मॉक टेस्ट लगाए होंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा mockstreet.com। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर आपको जोन वाइज रैंकिंग देखने को मिलती है। बाकी जितनी भी कंपनीज के मॉक टेस्ट आप लगाते हैं वहां पर ऑल इंडिया में आपको रैंक मिलती है, आपको एक प्रॉपर रैंक का पता नहीं लग पाता है। यहां पर अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो आपको जोन वाइज रैंकिंग मिलती है। जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है उस जोन में क्लिक करके इसमें रजिस्टर करके आपको मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद जो आपको रैंकिंग मिलेगी, जितने स्टूडेंट उस जोन से लगा रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। अगर मैं बात करूं यहां पर ग्रुप डी के प्लान्स की, तो देखो यहां पर 250 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है ग्रुप डी के। देखो यहां पर आप लोग देख सकते हैं 264 टोटल टेस्ट यहां पर अवेलेबल है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर भी हैं, साथ में आपके कुछ जो है सब्जेक्टिव टेस्ट भी है। एक टेस्ट यहां पर रहता है बिल्कुल फ्री। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है इस वेबसाइट पर, रजिस्टर करके फ्री वाला टेस्ट लगा लेना है। आपको क्वालिटी चेक करनी है। देखो मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, अच्छे टेस्ट है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। आपको फ्री वाला टेस्ट लगाना है, आपको जोन वाइज रैंकिंग देखनी है, आपको देखना है कितने स्टूडेंट लगा रहे हैं, सारी चीजें एनालाइज करके आप इनका पेड वाला टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, इनके पेड पैकेज की अगर मैं बात करता हूं तो देखो जो इनका पैकेज है वो 299 का है, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको 264 टेस्ट मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जहां पर कूपन कोड लिखा हुआ है वहां पर आपको सिंपल लिखना है एग्जाम गुरु 20। ठीक है, एग्जाम गुरु 20 लिख के और जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, और 239 में आपको मिलेगा। ठीक है ना, 239 में आपको 264 टेस्ट स्पेशल ग्रुप डी के लिए मिल रहे हैं। और थोड़ा सा यहां पर जो आपकी वैरायटी है, इनकी टेस्ट की जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा अच्छी मुझे लगी, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो आप लोग जाकर इसको चेकआउट जरूर करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो आपका वैकेंसी का ऑफिशियल पीडीएफ है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। अब यहां से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वैसे यहां पर सारी चीजें लिखी हैं कि किस कैटेगरी को क्या क्या बनवाना है, लेकिन इसमें कुछ चीजें नहीं बताई गई हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं, और वहीं पर स्टूडेंट जो है गलती कर जाते हैं। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो पहले मैं बात करता हूं यूआर कैटेगरी की, यानी कि जनरल कैटेगरी वालों की। सबसे पहली चीज जो है जनरल कैटेगरी है, चाहे ओबीसी है या फिर आप एससी एसटी है, स्टार्टिंग के जो 5 चीजें हैं वो सभी को रखनी पड़ेंगी। वो 5 चीजें क्या है, देखो जब आपका एग्जाम होगा आपको एक एडमिट कार्ड मिलता है, उस एडमिट कार्ड का हाफ पोर्शन जो है आपको दे दिया जाता है एग्जाम के बाद में। वहां पर आपको अपनी हैंडराइटिंग में सेल्फ डिक्लेरेशन करना होता है। अब वहां पर 2 बातें आपको याद रखनी है। एक तो वहां पर जो हैंडराइटिंग आप यूज करेंगे वो आपको अपनी ओरिजिनल हैंडराइटिंग यूज करनी है, क्योंकि देखिए लास्ट में होता क्या है, डीवी के टाइम पर जो आपका एग्जाम का हाफ पोर्शन है, जो पीटी का हाफ पोर्शन है, और लास्ट में एक डिक्लेरेशन आपसे डीवी के टाइम पर कराया जाता है, वो तीनों मैच किए जाते हैं। अगर हैंडराइटिंग वहां पर डिफरेंट हो जाती है तो बहुत दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपको हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम रखनी है, और उस हाफ पोर्शन को आपको संभाल के रखना है। जो आपका एग्जाम के एडमिट कार्ड का होगा वो भी, जो आपके पीटी के एडमिट कार्ड का होगा वो भी आपको संभाल के रखना है। यकीन मानो पिछली बार इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी इस हाफ पोर्शन के बिना। हालांकि सिलेक्शन तो हो जाता है, सिर्फ इस एक चीज के कारण आपको बाहर तो नहीं करेंगे, लेकिन दिक्कतें आपको इतनी फेस करनी पड़ेंगी, इतने चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा पॉइंट समझिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट मिलता है, वो प्रिंट आपको संभाल के रखना होता है। उसके साथ आपको जो आप पेमेंट करते हैं, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं ज्यादा स्टूडेंट, कैफे वाले से करा देते हैं, एक फीस स्लिप भी आपको मिलती है, यानी कि फीस की एक रसीद आपको निकाल के दी जाती है। वो रसीद और एप्लीकेशन फॉर्म की आपको जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट का सवाल होगा, सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म खो गया या फिर मेरे पास फी रिसिप्ट नहीं है। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रियल नॉलेज आपको देता हूं। जब आपका एडमिट कार्ड का ऑप्शन आता है, जब एडमिट कार्ड आने शुरू होते हैं उस टाइम पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर पाते हैं, साथ में जो फी रिसिप्ट है वो भी डाउनलोड हो जाती है। तो यहां
पर दिक्कत वाली बात नहीं, जिसके पास है वो संभाल के रखना, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन जो फी रिसिप्ट वाला ये ना मिले, फिर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। बाकी इस वाले पॉइंट को लेकर ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा समझिए, हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है, देखिए जो आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी है वो 10th लेवल की वैकेंसी है, तो हाई स्कूल का जो आपका सर्टिफिकेट होता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हैं, आपको जो है अपना सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट प्लस एक सनद मिलती है, वो सनद आपको संभाल के रखनी है, वो आपको लेकर जानी होगी। देखिए जो आपका वेरिफिकेशन होता है डेट ऑफ बर्थ का, पेरेंट्स का जो नाम होता है उसकी स्पेलिंग होता है, वो मेन आपके 10th के सर्टिफिकेट से होता है। बाकी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि सर आधार कार्ड में नाम वगैरह, देखो वैसे तो मैं आपको सलाह दूंगा आधार कार्ड भी अपना सही करा लो, स्पेलिंग वगैरह, लेकिन अगर आधार में स्पेलिंग सेम नहीं है तो वेरीफाई आपका जो है हाई स्कूल की मार्कशीट से किया जाता है, यानी कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट से ही आपका पेरेंट्स का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम की स्पेलिंग, वो सारी चीजें वेरीफाई की जाती है। तो ये बिल्कुल मेन है, ये जिसके पास नहीं है तो वो तो सिलेक्शन भूल जाओ। नेक्स्ट यहां पर देखिए एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई है या आपने फॉर्म भरते टाइम कुछ भरी है जिसमें आईटीआई ग्रेजुएशन, देखो यहां पर एक पॉइंट समझो, जिसने फॉर्म भरते टाइम भरी है उसके लिए भी और जिसने नहीं भरी है उसके लिए भी, अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ लेके जाना डीवी में। होता क्या है कि आपकी एक फाइल बनती है, उस फाइल में अगर उस टाइम पर आप ऐड करा लोगे डीवी के टाइम पर ही, तो वो फाइल आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, आपको जो है फ्यूचर में प्रमोशन में बहुत हेल्प मिलेगी, तो उसको जो है पहले से ही ऐड करा लो, अदरवाइज बाद में फाइल में ऐड कराना पड़ता है, थोड़ा दिक्कतें आती हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए 15 फोटो कम से कम आपको बनवा के रख लें, कोशिश वो करना जो फोटो फॉर्म में दिया था वही वाला बनवा लो, अगर वो बनवा लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर वो नहीं है ठीक है तो दूसरा बनवा के रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सिमिलर सा। लेकिन वहां पर क्या होता है कई बार जो है सेम फोटोग्राफ मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फोटो की वजह से किसी को बाहर कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर सेम है तो बहुत बेटर है, अगर सेम नहीं है तो डिफरेंट फोटो। साथ में आधार कार्ड मैंने बताया अपना प्रॉपर सही करा लेना, सेम फोटो वगैरह अगर आपके पास नहीं है तो दिक्कत नहीं, लेकिन आधार कार्ड में करेक्शन वगैरह पहले करा के रख लेना, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी अपनी सारी प्रॉपर एडिट करा के रख लेना। अब यूआर कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको पता है रिक्वायर्ड होगा, जिसने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है। अब देखिए जो यूआर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनको इसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो नहीं लगता है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो यहां पर यूआर कैटेगरी के लिए तो ये वाली लिस्ट है। अब समझिए ओबीसी वालों के लिए, देखो स्टार्टिंग के 5 पॉइंट बिल्कुल सेम है, हाफ पोर्शन दोनों का एग्जाम का, पीईटी का, एप्लीकेशन फॉर्म, फी रिसिप्ट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, एडिशनल क्वालिफिकेशन और 15 फोटो आधार कार्ड। उसके बाद 3 पॉइंट यहां पर एक्स्ट्रा होते हैं। देखो ओबीसी में 2 लेयर आती है, एक आपका क्रीमी लेयर होती है, एक नॉन क्रीमी लेयर होती है। जिसकी सालाना आय 8 लाख से ज्यादा होती है वो क्रीमी लेयर में आते हैं, बेसिकली वो यूआर में काउंट हो जाते हैं, उन्हें ओबीसी का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम होती है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में फॉर्म भरते हैं। आपको फॉर्म भरते टाइम ये बात पता होगी कि आपने किस कैटेगरी में फॉर्म भरा है। अगर आपने नॉन क्रीमी लेयर में फॉर्म भरा है ओबीसी में, तो आपको जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कास्ट का, ठीक है ना, और वो भी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जब आप डीवी में जाएंगे उससे 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल के अंदर का होना चाहिए, तो ये तो आपको लेटेस्ट बनवाना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं यहां पर जो है आपको सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये जो आपका CN 1/2019 का जो पूरा नोटिफिकेशन है उसमें आपको एनेक्स्चर भी देखने को मिल जाएगा, या फिर आप सिंपल जाकर भी अपने तहसील कचहरी में बोलेंगे कि मुझे सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है ओबीसी का, वो अपने आप आपको जो है फॉर्मेट दे देंगे, वो बनवा के रख लेना, क्योंकि स्टेट लेवल का नहीं चलता है। स्टेट लेवल का देखा होगा यूपी में ग्रीन कलर का आता है छोटा सा, वो नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल लेवल का ही चलेगा। उसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को एक डिक्लेरेशन भी देना होता है, आपको मिल जाएगा जब डीवी स्टार्ट होगा, मैं आपको बता दूं कहां से मिलेगा, वो आपको लेकर जाना होता है। और उसके बाद ईबीसी, देखो आपने अगर फॉर्म भरते टाइम फीस में कंसेशन लिया है, देखो आपको पता होगा कि जनरल की फीस और ओबीसी की फीस लगभग सेम रहती है, SC/ST की पहले से लेस रहती है, लेकिन कई बार जो ओबीसी वाले होते हैं वो ईबीसी का लाभ लेते हैं, फीस में कंसेशन लेते हैं। तो अगर आपने ईबीसी का लाभ लिया तो आपको यहां पर अपना इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, जितना वहां पर रिक्वायर्ड होता है। आई थिंक जो है 50,000 से नीचे का जो होता है वो ईबीसी का लाभ लेते हैं, या शायद क्राइटेरिया चेंज भी होगा, ये मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन पहले यही हुआ करता था। तो ईबीसी का सर्टिफिकेट यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा, तो ओबीसी के लिए ये सारी चीजें रहती हैं। अब बात करते हैं SC/ST के लिए, तो स्टार्टिंग के 5 पॉइंट तो बिल्कुल सेम है। छठा पॉइंट समझ लीजिए, SC/ST का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, यहां पर टाइम बाउंडेशन कुछ भी नहीं होती है, लेकिन आपको सेंट्रल लेवल का ही बनवाना पड़ेगा, यानी कि सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। टाइम बाउंडेशन कुछ भी नहीं होती, कितना भी पुराना हो वो चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर 3 साल से ज्यादा पुराना है तो आप उसको रिन्यू करा सकते हैं और नया आप दिखा सकते हैं। तो ये यहां पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, आप यूट्यूब पर वीडियोस देख लो, कोई आपको नहीं बताएगा। ये हाफ पोर्शन वाली बात लगभग किसी को नहीं पता है, क्योंकि जो वहां तक नहीं गया उसको ये बातें नहीं पता होंगी। फोटो वाली बात मैंने आपको बताई, तो ये चीजें यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यार जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा ना ग्रुप डी का, वो बहुत तेजी से चलेगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें पहले से तैयार करके रख लेना। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जैसे इसमें कुछ और चीजें होती है, एक्स सर्विसमैन के लिए उन्हें आपको जो है एनओसी दिखाना होता है, कुछ और सर्टिफिकेट होते हैं, जो आपके पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनको पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट दिखाना होता है अपनी डिसेबिलिटी का, या फिर अगर आपका डाइवोर्स हो रखा है तो आपको डाइवोर्स के लिए जो है एक डिक्लेरेशन बनवाना होता है। ये सारी चीज थोड़ा रेयरली होती है, क्योंकि सारे स्टूडेंट तो यहाँ पर जो है डाइवोर्स नहीं है, 1-2 स्टूडेंट होगा। तो ऐसे अगर किसी की क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं रिप्लाई करके या फिर वीडियो में उसका आंसर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।